हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो मैंने पार्ट ए में सॉल्व करा दिया है। फ्रेंड्स, उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ देखने को मिलेंगे, तो फ्रेंड्स वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, बिल्कुल सही। यांगत्से नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, ये भी सही, क्योंकि जो यांगत्से नदी है वो पूर्वी चीन सागर में गिरती है और पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। डेन्यूब नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, गलत। डेन्यूब नदी जो है वो काला सागर में गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है, भी सही है। तो आपका सही का कौन सा हो जाएगा? एक दो चार, एक दो चार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। ये ओब नदी आपकी किस में गिरती है? फ्रेंड्स, ये रूस की नदी है जो कि आर्कटिक सागर में गिरती है, तो पहले का दो हो जाएगा। फिर जो मर्रे नदी है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में आपका दक्षिणी सागर है, तो ये दक्षिणी सागर में गिरती है। वोल्गा नदी आपका कैस्पियन सागर में गिरती है और सेंट लॉरेंस, ये सबको मालूम है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये कनाडा और यूएसए के बीच की सीमा भी बनाती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का दो, ए का दो, बी का तीन, सी का एक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी यूरोप का तापमान अक्षांश की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। फ्रेंड, जैसे जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। तो जो यूरोप का क्षेत्र है ये आपका उच्च अक्षांश में पाया जाता है, तो यहाँ पे तापमान कम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में यही दे रहा है कि उच्च अक्षांश में यानी यूरोप में जो तापमान, इस अक्षांश पे जितना तापमान होना चाहिए उसकी अपेक्षा यूरोप में तापमान ज्यादा है। अब इसका कारण क्या है? गल्फ स्ट्रीम और उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म जलधारा इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल सही। जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, गर्म जलधारा है, वो एक उसकी धारा नॉर्वे चली जाती है और दूसरी यूरोप के पश्चिमी तट को प्रभावित करती है, जिससे यूरोप का पश्चिमी तट गर्म रहता है। तो ये आपका व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन ए, कथन ए सही है और आर उसकी व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निम्न एक मिनट, इसको और कम कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? फ्रेंड, भूमध्य रेखा जो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? आपको कांगो नदी काटती है। ये अफ्रीका के बीच से मध्य से गुजरती है कांगो नदी, और कांगो सॉरी, ये भूमध्य रेखा अफ्रीका के मध्य से गुजरती है और ये कांगो नदी उस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, बिल्कुल सही। अंतःस्थलीय निकाय है मतलब कि इसका जो बाउंड्री है वो समुद्र से टच नहीं है, स्थल के बीचों बीच में है, तो ये एकदम सही है। बाल्टिक सागर विश्व का सबसे कम लवणीय सागर है, बिल्कुल सही। जो बाल्टिक सागर है इसीलिए और फेमस है कि इसमें लवणता बहुत कम है। लाल सागर का जल स्तर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, गलत। लाल सागर है जो वो भूमध्य सागर से जुड़ा है, नहीं तो इधर आपका आ जाएंगे अरब सागर, या आप कह सकते हैं हिंद महासागर से जुड़ा है। अटलांटिक महासागर से तो जुड़ा ही नहीं है, गलत हो जाएगा। मृत सागर का जल स्तर समुद्र तल से नीचा है, ये भी आपका सही है। तो सत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि मृत सागर की जो लवणता है वो बहुत ज्यादा है। जब किसी जल निकाय की लवणता ज्यादा होती है तो उसकी तल जो है उसका तल नीचे बैठने लगता है, तो वो समुद्र तल से नीचे हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य नहीं है अर्थात सत्य है? सभी बड़ी नदियां समुद्र में गिरती हैं, गलत। ये जरूरी नहीं है कि सभी बड़ी नदियां समुद्र में ही गिरे। आपका जो वोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। जो कैस्पियन सागर बस उसका नाम सागर है, लेकिन वो एक है बहुत बड़ी झील है, तो ये आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, बिल्कुल सही। सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये गलत है, ये अरब सागर में गिरती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, गलत, ये ये लाल सागर में गिरती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या है? पेरू धारा एक ठंडी समुद्री जल निकाय है, फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। ब्राजील धारा एक गर्म समुद्री जल धारा है, ये भी सही है।
लेब्राडोर धारा उत्तर अटलांटिक की गर्म धारा है, ये गलत है। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो बैफिन की खाड़ी है उधर से आती है जो जलधारा, वो ठंडी जलधारा है। आर्कटिक सागर से जो आएगी वो ठंडी ही रहेगी, ये गलत हो गया आपका। कुरोशियो की धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, बिल्कुल सही। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिखाना है कौन सी सही सुमेलित नहीं है। पेरिस नदी का है सीन, पेरिस शहर जो है वो सीन नदी किनारे बसा है, सही है। बुडापेस्ट आपका डेन्यूब नदी किनारे है। रोम नदी ये पो के किनारे नहीं, टाइबर के नहीं, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा है। बगदाद टिग्रिस के किनारे है, तो आपका यही गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कथन पढ़ते हैं। ये आपका है, श्रीलंका को अपकेंद्रीय प्रवाह का उदाहरण माना जाता है, बिल्कुल सही। अपकेंद्रीय प्रवाह क्या होता है? ये बीच में एक वाटर जल का कोई रिसोर्स होता है, वाटर बॉडी होती है, और यहाँ से क्या करते हैं, बहुत सारी नदियां निकलती हैं चारों दिशाओं में। तो एक सोर्स से अगर कई नदियां चारों दिशाओं में निकलती हैं तो इसको अपकेंद्रीय प्रवाह कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल प्रवाह कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही है, और श्रीलंका में ऐसा ही प्रवाह पाया जाता है। श्रीलंका में नदियां मध्य उच्च भूमि से चारों दिशाओं में बहती हैं, बिल्कुल सही। श्रीलंका जो है वहाँ बीच में उच्च भूमि है और चारों दिशाओं में नदियां बहती हैं, तो ये इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा महासागर 3 महाद्वीपों से घिरा है? तो ये आपका घिरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर आपका अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों महाद्वीपों से घिरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिफ्ट घाटियां भ्रंश की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं, बिल्कुल सही। ये मान लीजिए आपका सतह है, और फिर यहाँ पे जब दरार पड़ती है, यहाँ पे दरार पड़ती है तो जो ये हिस्सा है ये नीचे बैठ जाता है, तो यही रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, तो ये रिफ्ट घाटी हो जाती है। तो रिफ्ट घाटी भ्रंश की प्रक्रिया का निर्माण है। भ्रंश की क्रिया में क्या होता है, ये जो हिस्सा है बीच का धंस जाता है, जब यहाँ ये भ्रंशन की क्रिया हुई तो ये धंस जाएगा, तो ये भ्रंश, फोल्टिंग इंग्लिश में इसको कहते हैं। भ्रंश की प्रक्रिया कैसे निर्मित होती है? बिल्कुल सही। रिफ्ट घाटियों में प्रायः ज्वालामुखी गतिविधियां के प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल सही। जो अफ्रीका में भ्रंश घाटी है वहां पे आपको ज्वालामुखी के प्रमाण मिलेंगे। गैब्रेन और हास रिफ्ट घाटी के अभिन्न संरचनात्मक घटक होते हैं। जो यहाँ से जो ये घाटी बैठ जाती है, जो रिफ्ट घाटी बैठ के यहाँ घाटी बन जाती है, जो यहाँ ऊपर का हिस्सा है नीचे बैठ जाता है तो ये घाटी बन जाती है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसको गैब्रेन कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हास्ट कहते हैं। तो गैब्रेन और हास्ट रिफ्ट घाटी के अभिन्न संरचनात्मक घटक होते हैं, बिल्कुल सही। रिफ्ट घाटियां केवल हिमानी अपर्दन से बनती हैं, बिल्कुल गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया है स्थल रूप और निर्माण प्रक्रिया, मतलब कोई स्थल रूप है उसका कैसे निर्माण होता है। डेल्टा ये आपका होता है निक्षेपण से। जब नदियां अपने साथ मलबों को लेकर आती हैं तो समुद्र के किनारे उनका प्रवाह ढाल कम होता है, तो प्रवाह कम हो जाता है, वहां पे डेल्टा का निर्माण करती है। निक्षेपण यानी डिपोजिशन से होता है, जो गाद मलबों का निक्षेपण करती हैं। यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी हिमानीय अपर्दन से होता है, जहाँ बर्फीली हिमानियां होती हैं वो चट्टानों के में यू आकार की अक्सर घाटी बनाती हैं। रिफ्ट घाटी आपका भ्रंशन से होता है, जो फॉल्ट होते हैं, जो स्थल होते हैं नीचे धंस जाते हैं। लवण स्तंभ ये वाष्पीकरण से होते हैं, जब ज्यादा वाष्पीकरण होता है तो लवण स्तंभ बन जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कथन कारण वाले क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। मरुस्थलों में मशरूम शेल प्रायः पाई जाती है। मशरूम शेल क्या होता है? ये चट्टान है, और चट्टान में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे संरचना पड़ जाती है। तो ये जब कोई चट्टान इस रूप में हो जाता है तो उसको मशरूम शेल कहते हैं। मरुस्थलों में पवन अपर्दन भूमि के निचले भाग में अधिक होता है। जो पवन होता है इधर से जाता है इस साइड से, और इधर ज्यादा अपर्दन करता है।
तो इधर अपर्दन करेगा पवन, इधर अपर्दन करेगा, इधर अपर्दन, ऊपर वाले हिस्से में नहीं होता, नीचे वाले में होता है। तो क्या करता है, पत्थर को काटते जाता है, काटते जाता है, चट्टान को पतला कर देता है, नीचे पतला कर देता है, और ऊपर पर चट्टान का ऊपर चौड़ा हिस्सा ही रह जाता है। तो ये मशरूम आकार का बन जाता है, जिसे मशरूम पवन कहते, मशरूम सेल कहते हैं। और ये होता है आपके पवन अपर्दन से। तो आपका ये इसका व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी घाटी हिमानी अपर्दन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये है आपका योमेसाइट घाटी, योसेमाइट घाटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका देखते हैं, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, बिल्कुल सही, क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है, बिल्कुल सही। और समताप मंडल में 20 से 25-35 किलोमीटर के बीच बहुत ज्यादा सांद्रता होती है। आयन मंडल में रेडियो तरंग का परावर्तन होता है, ये भी सही है। बहिर्मंडल में बादलों का निर्माण होता है, गलत। जो बादलों का निर्माण होता है वो क्षोभ मंडल में होता है, और कुछ बादल जो होते हैं वो समताप मंडल में बन जाते हैं, जो वर्षा कभी नहीं करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो मुख्यतः बादल होते हैं वो क्षोभ मंडल में बनते हैं। और ये बहिर्मंडल दे दिया है, सबसे ऊपरी मंडल, गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन असत्य नहीं है, अर्थात क्या है ये सत्य है। सभी महासागरीय गर्त अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, गलत। बहुत सारे ऐसे गर्त हैं जो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। जावा गर्त हिंद महासागर में पाया जाता है, बिल्कुल सही। तो ये सही है, पूछा क्या है, सही बताना है, तो ये आपका सही। आगे भी देख लेते हैं, मेरियाना गर्त आर्कटिक महासागर में स्थित है, गलत। ये आपका प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त भूमध्य सागर में स्थित है, गलत है, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम्बोट धारा ठंडी जलधारा है, बिल्कुल सही। पेरू की धारा को हम्बोट धारा भी कहते हैं। अगुलास धारा अफ्रीका की पूर्वी तट के साथ बहती है, ये भी सही है। लेब्राडोर धारा उष्ण जलधारा है, गलत, ये गलत हो जाएगा। जो लेब्राडोर है बैफिन की खाड़ी से आती है विषुवती रेखा की ओर, तो ये ठंडी जलधारा होती है, जो कि गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है, जो कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा होती है। इनके निर्माण से एक प्लवक का निर्माण होता है, जो मछलियों के खाने की खाने का पदार्थ होता है, जिससे यहाँ मछली उत्पादन ज्यादा किया जाता है। फिर कुरोशियो धारा जल जापान के तट को प्रभावित करती है, तो ये बिल्कुल प्रभावित करती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ये मिलान करना है। डेड सी आपका भ्रंश घाटी से बनी है, ये अब नहीं पूछा है आंसर में। ग्रेट रिफ्ट कहाँ है, अफ्रीका में है, बिल्कुल सही। ग्रेट रिफ्ट अफ्रीका में ही है, जहाँ पे आपके बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, जैसे मलावी, टंगानिका, ये जो झीलें हैं इसी रिफ्ट घाटी में है। डेथ वैली रिफ्ट घाटी, ये भी सही है। येलो स्टोन हिमानी क्षेत्र, गलत। येलो स्टोन का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फिर नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाल डेल्टा प्रायः कम ढाल वाले तटीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं, बिल्कुल सही। जब नदियां पहाड़ों से आती है तो उनका वेग बहुत तीव्र होता है, तो मलबों को अपने साथ बहुत तेजी से भाग लाती हैं। लेकिन जैसे जैसे समुद्र के पास जाती है तो इनका ये ढाल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि इतनी गाद मलबों को इतने कम वेग में वो नहीं ढो पाती हैं। कम ढाल पर नदी का वहन क्षमता घट जाती है और अवसाद निक्षेपित होते हैं, बिल्कुल सही। वहन क्षमता, जो गाद को लेके जाने की जो क्षमता है वो नदियों की घट जाती है और अवसाद यही निक्षेपित हो जाते हैं, तो डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसकी व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल रूप मुख्यतः रासायनिक अपक्षय से निर्मित होता है। ये होता है आपका कास्ट स्थल, जहाँ डोलोमाइट की चट्टानें होती हैं, चूना पत्थर की, तो वो रासायनिक अभिक्रिया से तुरंत पिघल जाती हैं, तो कास्ट स्थल रूप का निर्माण होता है रासायनिक प्रक्रिया से। मशरूम सेल का ये तो मालूम है पवन से होता है, बरखान का ये भी पवन से होता है, यारडंग का भी पवन से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां 25 से 35 अक्षांशों के मध्य विकसित होती हैं, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं, 4 प्रकार की पेटियां पाई जाती है। जो भूमध्य रेखा जो पेटी पाई जाती है इसको कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। फिर इसके बाद आता है आपका उपोष्ण
उच्च वायुदाब पेटी, फिर आता है आपका उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, फिर लास्ट में आता है आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो इसका और इसका जो निर्माण होता है वो तापीय प्रक्रिया के कारण होता है, और इन दोनों का निर्माण गतीय प्रक्रिया से होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टियां अस्थायी निम्न ताप के कारण बनती है, बिल्कुल सही। जो लास्ट वाली ध्रुवीय पेटी है यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, जिससे पवनें नीचे बैठने लगती हैं, तो यहाँ ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में वायु का क्षैतिज अवतलन होता है। जो ये विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है, इसमें वायु का क्षैतिज अवतलन नहीं, लंबवत अवतलन होता है, तो ये आपका गलत दे दिया है, ये लंबवत होना चाहिए। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पट्टियां गतिज कारणों से उत्पन्न होती हैं। जो उपध्रुवीय है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पट्टियां ये गतिज कारणों से होती हैं। केवल ये और आपका तापमान के कारण ये इन पेटी का निर्माण होता है, और इन दोनों का निर्माण आपका गतिज कारण से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सही है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी गतिज कारणों से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्यापारिक पौने वर्ष भर लगभग एक दिशा में चलती हैं, बिल्कुल सही। जो आपका ये विषुवत रेखा है, तो ये जो आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, तो इधर से जो पौने आती हैं ऐसे आती हैं, ये आपका ट्रेड विंड है, यानी व्यापारिक पौने हैं, तो ये वर्ष भर में एक ही दिशा में ऐसे चलती रहती हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चलती रहती हैं, और पतली सी पट्टी यहाँ ये डोलड्रम होता है। फिर ये पौने उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती, बिल्कुल सही। जो उपोष्ण उच्च वायुदाब है, इधर से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये दिया है लगभग एक दिशा में बहती है, और पवनों के एक दिशा में बहने के कारण कोरियालिस बल होता है, जिसमें फेरल के नियम में ये कहा गया था कि उत्तरी गोलार्ध में जब कोई पवन बहती है तो वो अपने दाहिने तरफ विक्षेपित हो जाती है, तो ये अपने दाहिने तरफ जाके ऐसे एक दिशा में बहती है, तो ये फेरल के नियम और कोरियालिस बल के कारण होता है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहने के कारण नहीं होता है। ऐसे तो किसी भी एरिया में जो भी पवन होती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, तो उसके दिशा का कारण ये नहीं होता है, उसके दिशा का कारण होता है कोरियालिस बल या फेरल का नियम। तो आपका ये सही है, ए आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका स्थानीय पवन दिया है और उसके प्रभावित क्षेत्र दिया है। हरमट्टान कहाँ है? आपका पश्चिमी अफ्रीका में है। मिस्ट्रल कहाँ है? फ्रांस में। पेम्पोरो कहाँ है? अर्जेंटीना में। चीनूक रॉकी पर्वत का पूर्वी भाग, इस चीनूक को बर्फ खाने वाला पवन भी कहते हैं, कि जब ये चीनूक का उत्पत्ति होती है तो फिर वहाँ जो बर्फ जमे रहते हैं वो पिघलने लगते हैं, और जो भूमि होती है वो खेती के लिए बहुत ही सुलभ हो जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, 4 का सी, 4 का सी, डी का 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी वर्षा स्थलाकृतिक नहीं है? ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक वर्षा क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, अगर कोई पवन आती है इससे टकरा कर जब वर्षा करती है तो इसको ओरोग्राफिक कहते हैं। जैसे पर्वत को इंग्लिश में पर्वतों के जनन को ओरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे ओरो जो है वो पर्वत से रिलेटेड है, तो यह स्थलाकृतिक दे दिया है, लेकिन हिंदी से कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ओरोग्राफिक से समझ जाएगा कि ये पर्वत की बात कर रहा है, कि मतलब कौन सी ऐसी वर्षा है जो पर्वत से संबंधित नहीं है। पश्चिमी घाट के पवनोभिमुख भाग की वर्षा, बिल्कुल सही। जो पश्चिमी घाट है ये यहाँ पे पर्वत पाया जाता है, तो यहाँ से जो पवनें आती है तो यहाँ टकराती हैं और इसके इस भाग में खूब वर्षा करती हैं, तो ये आपका पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख भाग की वर्षा बिल्कुल सही है। पवन विमुख मतलब जिधर पवन आ रही है इसी भाग में वर्षा करती हैं, और इस भाग में वर्षा नहीं हो पाता है, इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि ये पर्वत ही इन पवनों को इधर ही रोक देता है। असम की मेघालय में जो वर्षा होती है वो भी पर्वतीय वर्षा, जैसे मानसून जब जाता है तो मेघालय में जो से ऐसे पर्वतें 3 रूप में पाई जाती हैं, और जो पवन जाती है इसी बीच में फंस जाती है और पवनों से टकरा के बीच में खूब बारिश करती है असम में, इसीलिए उन दक्षिण उधर ज्यादा वर्षा होती है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। सहारा मरुस्थल की अल्पकालिक वर्षा, सहारा मरुस्थल की अल्पकालिक वर्षा, जो सहारा मरुस्थल कहाँ है? ये आपका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एटलस पर्वत पाया जाता है, तो उस एटलस पर्वत के
पास जो वर्षा होती है वो भी थोड़ा पर्वत से टकरा के होती है, ये भी सही है। और जो दक्षिणी चिली की वर्षा है ये आपकी पर्वतीय वर्षा नहीं होती, दक्षिणी चिली में आपका फ्रंट के मिलने से बारिश होती है। जैसे एक जो गर्म और ठंडी पवनें जब मिलती हैं तो फिर वहां पे भी वर्षा होती है, तो ये एक तरह का चक्रवाती वर्षा होता है, या फिर कह सकते हैं आप यहाँ पे जो होता है ये आपका भूमध्य जो पश्चिमी पछुआ पवने हैं उसके कारण वर्षा होती है, न कि ओरोग्राफिक कारण। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, ओरोग्राफिक वर्षा नहीं है, तो यही हो जाएगा, डी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। सापेक्षिक आर्द्रता तापमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है इसकी फॉर्मूला होता है कि निरपेक्ष आर्द्रता अपन आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य। और जो आर्द्रता सामर्थ्य होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान बढ़ता जाता है तो वायु की आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ती जाती है, अर्थात ये कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो जब ये आर्द्रता सामर्थ्य तापमान पर निर्भर कर रहा है तो सापेक्षिक आर्द्रता है वो भी तापमान पर निर्भर करेगा, तो बिल्कुल सही है ये। वायु की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण घटता है, वायु की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण घटता है, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि कोई वायु है, वायु में खूब ज्यादा आर्द्रता भरी है, जब उसमें पूरी आर्द्रता भरी है तो वो और आर्द्रता कहाँ से लेगी, तो इसीलिए वाष्पीकरण घट जाता है। वाष्पीकरण के माध्यम से ही और ज्यादा वो आर्द्रता अपने अंदर ग्रहित करती है। जब पहले से ऑलरेडी इसमें आर्द्रता भरी हुआ है तो वो क्या करेगा, वाष्पीकरण से और आर्द्रता नहीं ले पाएगा, तो वायु की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण घटता है, बिल्कुल सही। अधिक तापमान पर वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, बिल्कुल सही। जैसे शुष्क वायु होती है गर्मी के दिन में तो उसमें बहुत ज्यादा आर्द्रता की कमी होती है, तो ज्यादा वाष्पीकरण होता है, अपने अंदर खूब ज्यादा आर्द्रता बढ़ती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। शुष्क वायु में वाष्पीकरण न्यूनतम होता है, गलत। जब वायु शुष्क है तो वो ज्यादा वाष्पीकरण करके अपने अंदर आर्द्रता ग्रहण करेगी, यहाँ गलत दे दिया है। जब शुष्क वायु रहेगा तो वाष्पीकरण बहुत अधिक होगा, बहुत ज्यादा आर्द्रता को अपने अंदर समाहित करेगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि गलत ही पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन असत्य नहीं है अर्थात सत्य है। सीरस बादल वर्षा देते हैं, गलत। सीरस बादल जो है आसमान में बहुत ऊंचाई बनते हैं तथा ये चक्रवात के आने की सूचना देते हैं। स्ट्रेटस बादल ऊर्ध्व विकास दर्शाते हैं, ये भी गलत है। क्यूमुलस बादल स्थिर मौसम की सूचना देते हैं, गलत, ये साफ मौसम की सूचना देते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्यूमुलोनिम्बस बादल गर्जनात्मक वर्षा लाते हैं, बिल्कुल सही। जो क्यूमुलिम्बस बादल है, जो जैसे कि जब चक्रवात आते हैं तो जो चक्रवात की आंख होती है इसके ऊपर तो वर्षा नहीं होती है, लेकिन ऊपर जो ऐसे ऐसे बादल बनते हैं, ऐसे बादल बनते हैं, इन्हीं को कुम्बुलोनिम्बस बादल कहते हैं। और ये वर्षा जो गरज के साथ बहुत बिजली तड़क के साथ घनघोर वर्षा होती है, घनघोर वर्षा हमेशा क्यूमुलोनिम्बस बादल के कारण होती है। और जो छिटपुट वर्षा होती है कहीं कहीं होती है वो निम्बो स्टेटस बादल के कारण होती है, वो इसमें दिया नहीं है, वो उसका हो जाता है निम्बो स्टेटस, उसके कारण होती है जो वो छिटपुट वर्षा होती है। और जो बहुत गर्जनात्मक बहुत ही मूसलाधार वर्षा होती है हमेशा कुमुलो निम्बस बादल के कारण होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्न कथन में विचार करें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून महासागरीय पवन है, बिल्कुल सही। भारत में जो मानसून है वो आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही कहलाता है, महासागरीय पवन है, बिल्कुल सही। जो अरब सागर में इसकी उत्पत्ति होती है, इसका उद्गम उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से होता है, बिल्कुल सही। अरब सागर में उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। कोरियालिस बल इसकी दिशा को परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही। जो कोरियालिस बल होता है वो पवन की दिशा को परिवर्तित करता है। उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, फेरल का नियम कहता है। यह केवल भारत में सक्रिय है, गलत। ये दक्षिण एशिया जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका में भी थोड़ा ये इन एरिया को प्रभावित करती है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका सही कौन सा हो जाएगा, एक दो तीन, एक दो तीन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेल सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, ध्यान देना। लेवांडर कहाँ का एक आपका स्थानीय पवन है, ये आपका है स्पेन का। बोरा एड्रियाटिक तट पे, ये भी सही है। सांता आना ये आपका कैलिफोर्निया में है। सामून ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, सामून आपका अरब क्षेत्र में है, तो आपका गलत यही है, तो गलत पूछा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायु दाब पाया जाता है, बिल्कुल सही। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान नहीं होता है तो वायु बहुत हल्की मतलब भारी हो जाती है और नीचे दबने लगती है, इसलिए उच्च वायु दाब पाया जाता है। ध्रुवों पर वायु का तापमान कम होने से उनका घनत्व बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। ये कथन ए सही है और उसकी व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? ये आपका होता है समताप मंडल में। जेट स्ट्रीम के कारण ही जो समताप मंडल में वायुयान का जो प्रवाह होता है बहुत अच्छा होता है, ईंधन कम लेता है। जो वायुयान है बहुत तेजी से चलता है जेट स्ट्रीम के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। जो विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र है वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, और ये हमेशा सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उच्च वर्षा और उच्च तापमान के क्षेत्रों में, बिल्कुल सही। इन वनों में पर्णपात एक साथ नहीं होता, बिल्कुल सही। जो पतझड़ वाले वन होते हैं उसमें जो पत्तों का पर्णपात होता है एक ही साथ हो जाता है अपने पानी को बचाने के लिए। लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं उनको पानी पर्याप्त मिलता रहता है, तो पत्तों को बारी बारी से गिराते हैं और नए पत्ते उनमें आते रहते हैं। इन वनों की प्रमुख विशेषता बहुस्तरीय वनस्पति है, बिल्कुल सही। जो भूस्वतीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं उनमें कुछ पेड़ बहुत बड़े होते हैं, लगभग 50-60 मीटर तक हो जाते हैं। कुछ उससे छोटे होते हैं, कुछ उससे छोटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, ऐसे मतलब कई स्तर में पाए जाते हैं वृक्ष। तो ये बिल्कुल सही है। इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः कम होती है, गलत। वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है, 50 से 60 मीटर तक होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि चौथा आपका गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, बिल्कुल सही। काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होती है, यह दरारें बनाकर वायु संचार को बढ़ाती है, बिल्कुल सही। काली मिट्टी में गर्मियों में से दरारें पड़ जाती हैं, जब दरारें पड़ जाएंगी तो वाष्पीकरण है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन का जो नमी पृथ्वी के अंदर जो ऑक्सीजन रहती है मृदा के अंदर वो बनी रहती है, वो वायुमंडल में नहीं जाती है, तो वायु संचार को रोककर उसकी नमी बनाए रखता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। ये टैगा वनस्पति आपकी कहाँ पाई जाती है? उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। सवाना आपका पाया जाता है उपोष्ण अफ्रीका में। भूमध्य सागरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी यूरोप में, भूमध्य सागर के आसपास। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी एशिया में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी नवीनतम विकसित मृदा मानी जाती है? तो नवीनतम विकसित मृदा है आपकी एंटीसोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन असत्य नहीं अर्थात सत्य है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा क्षरण न्यूनतम होता है, गलत दिया है। न्यूनतम कैसे होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसे बालू रहते हैं, नदियों के प्रवाह से बहुत तेज उड़ते हैं। बालू जो है पवन से बहुत तेजी से उड़ जाएंगे, पानी नदियां आएंगी तो नदियां बहा ले जाएंगी, तो मृदा क्षरण ज्यादा होता है। ढालदार भूमि पर जल अपर्दन अधिक प्रभावी होता है, ये थोड़ा आपका सही है कि ढालदार भूमि रहती तो अपर्दन ज्यादा हो सकता है। फिर आगे भी देख लेते हैं, वनों की कटाई मृदा क्षरण को बढ़ाती है, ये भी सही है आपका, क्योंकि जो वनों की कटाई होती है, वन जो होते हैं भूमि को जकड़े रहते हैं, वन के जो जड़ होते हैं भूमि को जकड़े रहते हैं। जब वन की कटाई हो जाती है तो वहाँ की मृदा ढीली हो जाती है, बहुत तेजी अपर्दित हो जाती है। शीत क्षेत्रों में मृदा अपर्दन नगण्य होता है, गलत। शीत क्षेत्रों में जो हिमानियां होती हैं वो मृदा अपर्दन करती हैं। पूछा क्या? सत्य नहीं है, असत्य नहीं अर्थात सत्य है, तो ये आपका सत्य नहीं, ये नहीं सत्य, ये तो आपका 100% सत्य है। ये ढालदार भूमि पर जल अपर्दन अधिक प्रभावी होता है, ये थोड़ा सही कह सकते हैं, लेकिन इसकी और इसकी तुलना में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सही आंसर यही होगा। कभी कभी आयोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जिसमें आपको सबसे सही आंसर चूज करना पड़ता है, तो ये भी मान सकते हैं गलत, क्योंकि इसको सही माना जाएगा, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा निर्माण में मूल सेल की प्रकृति महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही। जो मूल सेल होता है उसी पे वेदरिंग की प्रक्रिया से बहुत तापमान, वर्षा, संपीड़न भी होता है, उसमें काट छाट भी होते हैं, इस प्रक्रिया से चट्टान में मृदा बनता है। और मृदा में जो मूल सेल होती है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जलवायु मृदा के रंग और बनावट को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। जैविक प्रक्रियाएं मृदा निर्माण में कोई भूमिका निभाती नहीं है, गलत। जो जैविक प्रक्रिया जैसे ह्यूमस है ये सब मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, दिया है कि नहीं निभाती तो ये गलत हो जाएगा।
मृदा समय समय मृदा विकास का एक आवश्यक कारक है, बिल्कुल सही। समय के साथ धीरे 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 मृदा का विकास होता जाता है, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक दो चार, एक दो चार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न कथनों में कौन सा सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? मैंग्रोव वन लवणीय जल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। जो मैंग्रोव वन होते हैं ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। टाइगा वन शंकुधारी वृक्षों से युक्त होते हैं, बिल्कुल सही। मरुस्थलीय क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं, गलत। मरुस्थलीय क्षेत्र में वन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत कम पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय वन ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होते हैं, बिल्कुल सही। जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं इनकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये यहाँ पे ठंडी में बरसात होती है और गर्मी का मौसम शुष्क रहता है, उल्टा होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी, सॉरी, ये तो सही पूछा है, सही नहीं है। कौन कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं आपका सी हो जाएगा। ये तो आपका, ये पूछा है कौन सा सत्य नहीं, पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये भी सत्य है आपका, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, यही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेटराइट मिट्टी ये पाई जाती है आपकी उच्च आर्द्र क्षेत्र में, बिल्कुल सही। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में जो मिट्टी का निर्माण हुआ है काली मिट्टी है। टुंड्रा मिट्टी आपकी भूमध्य क्षेत्र में थोड़ी पाई जाती है, भूमध्य एरिया में आपका लेटराइट और लाल मृदा पाई जाती है, न कि टुंड्रा मिट्टी पाई जाती है। टुंड्रा मिट्टी उच्च अक्षांशों पाई जाती है, तो आपका गलत हो जाएगा। और कौन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। जलोढ़ मृदा सभी को मालूम नदी घाटियों में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से स्थानीय जलवायु प्रभावित होती है, बिल्कुल सही। वनों की कमी से वाष्पोत्सर्जन घटता है और वर्षा चक्र बाधित होती है, बिल्कुल सही। इसकी व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश सतत वन प्रबंधन का वैश्विक अग्रणी उदाहरण माना जाता है? ये माना जाता है नॉर्वे, सतत वनों का सतत प्रबंधन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंडेड आयरन फॉर्मेशन मुख्यतः आर्कियन युग में निर्मित हुए, बिल्कुल सही। बहुत ही पुराना युग है जिसमें आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। हेमेटाइट की तुलना में मैग्नेटाइट में लौ प्रतिशत कम होता है, गलत। जो मैग्नेटाइट होता है मैग्नेटाइट में लौ प्रतिशत अधिक होता है, ये उल्टा दे दिया है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। लौ अयस्क का वैश्विक वितरण प्राचीन स्तर भूखंडों में है, बिल्कुल सही। जो प्राचीन स्थिर भूखंड है वहां पाया जाता है ज्यादा वितरण। लौ अयस्क का यांत्रिक अपक्षय शीत जलवायु में होता है, गलत। लौ अयस्क का यांत्रिक अपक्षय नहीं होता है, बल्कि ये इसका रासायनिक या कह सकते हैं केमिकल अपक्षय होता है, और यहाँ यांत्रिक दे दिया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक और तीन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कथन कारण वाले क्वेश्चन है। पोर्फिरी तांबा निक्षेप आग्नेय अंतर्वेशन से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। हाइड्रोथर्मल विलयनों द्वारा तांबे का पुनः संकेंद्रण होता है, बिल्कुल सही। उसका व्याख्या भी ये कर रहा है, तो आर ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। बॉक्साइड ये सबको मालूम है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम आपका जाम्बिया कांगो में है। टीन कहाँ पाया जाता है? रंगपुर पट्टी में। और निकेल है सबको मालूम है, सडबरी की जो कनाडा की सडबरी खान निकेल के लिए फेमस है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रणनीतिक खनिज के रूप में वर्गीकृत खनिज कौन सा है? सबको मालूम है यूरेनियम को रणनीतिक खनिज के रूप में मान्यता मिली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? कोयला अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, बिल्कुल। अवसादी चट्टानों में कोयला पाए जाते हैं। सोना प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। ये नदियों के जो निक्षेप होते हैं, जो प्लेसर निक्षेप घाना में है, घाना में जो प्लेसर निक्षेप है। और फिर बॉक्साइड लौह समृद्ध चट्टानों से मिलता है, गलत। जो बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम समृद्ध चट्टानों से मिलता है, न कि लौह समृद्ध चट्टानों से। मैग्नीज इस्पात उद्योग में उपयोगी है, ये भी सही है, यही आपका गलत है। तो पूछा कौन सा सत्य नहीं है? सत्य पूछा है, तो आपका सत्य सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लेटराइट मिट्टी का तीव्र अपक्षालन का परिणाम है, बिल्कुल सही। जो भूमध्य जो विषुवतीय क्षेत्र में जो मिट्टी होती है, तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इसका जो ह्यूमस और जो जैविक पदार्थ होता है वो बूंद बूंद से टपक टपक कर नीचे वाले एरिया में चला आता है। तो जो ऊपर की मृदा होती है ये आपकी अनुपजाऊ हो जाती है। तो लेटराइट मिट्टी तीव्र अपक्षालन का परिणाम है, बिल्कुल सही। जो इसका जो ह्यूमस है या फिर जैविक पदार्थ है वो अपक्षालन के माध्यम से नीचे चला आता है, इसलिए इसमें ज्वार बाजरे मोटे अनाज की खेती की जाती है, धान गेहूं की नहीं। काली मिट्टी बेसाल्ट से संबंधित है, बिल्कुल सही। जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक अम्लीय, गलत। रेगिस्तानी मिट्टी में जैविक पदार्थ न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही। जैविक पदार्थ बहुत कम होता है रेगिस्तानी मिट्टी में। तो आपका कौन सा सही है, पूछा क्या, कौन सही कथन का चयन करें। एक दो चार, एक दो चार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। मानसूनी वन पर्णपाती होते हैं, बिल्कुल सही। शुष्क ऋतु में जल संरक्षण हेतु पत्तियां गिरा देती हैं, बिल्कुल सही। जो मानसूनी वन पर्णपाती होते हैं, क्यों, क्योंकि जो जब शुष्क मौसम आता है तो इनको जल की आवश्यकता रहती है, और वाष्पीकरण से बचाने के लिए क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि पत्तों के माध्यम से ही वाष्पीकरण होता है। तो ये पत्तियां गिरा देते हैं कि जल की मात्रा उनमें बनी रहे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत पूछा है। तांबा कहाँ पाया जाता है, चीली में, ये सही है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, गिनी में। पेरू में पेट्रोलियम पाया जाता है, गलत। पेरू आपका चांदी के लिए फेमस है, पेट्रोलियम दे दिया है, तो यही आपका ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम नहीं चांदी होना चाहिए। और रूस में निकिल पाया जाता है। फिर ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु मृदा की रासायनिक प्रकृति तय करती है, बिल्कुल सही। स्थलाकृति मृदा की मोटाई को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। जो स्थलाकृति है वो मृदा की मोटाई को प्रभावित करती है, एकदम सही है। जैविक गतिविधियां मृदा निर्माण में नगण्य है, बिल्कुल गलत। क्योंकि जो जैविक गतिविधियां हैं उनसे मृदा में ह्यूमस का निर्माण होता है, बायोटा का निर्माण होता है, ये गलत दे दिया है। मृदा प्रोफाइल के विकास में समय मृदा प्रोफाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही। समय के साथ ही मृदा का विकास होता है। सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, एक दो चार, एक दो चार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र आपका ऑस्ट्रेलिया में है, आंसर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।